जी अस्सलाम वालेकुम। ACCA F8 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हमारा टारगेट क्या है? हमने दो कंसेप्ट सीखने आज के लेक्चर में। नंबर 1 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, और इसी कंसेप्ट के अंदर टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर ही कंसेप्ट होगा एक और, साथ ही सीखेंगे इसके साथ मिला के लेवल्स ऑफ एश्योरेंस जो इसी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट कंसेप्ट हम सीखेंगे लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, इससे पहले याद रखिएगा हमने इससे पहले क्या कवर कर लिया? हमने स्टडी कर लिया एश्योरेंस एंगेजमेंट को। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन सीखी थी और इसके एलिमेंट्स सीखे थे। आज के लेक्चर में हम उस एश्योरेंस, कल जिस एश्योरेंस एंगेजमेंट को हमने सीखा था ना, आज के लेक्चर में हम उसकी टाइप्स को सीखेंगे कि एश्योरेंस एंगेजमेंट की कितनी टाइप्स हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब यह है कि कोई एश्योरेंस प्रोवाइडर होगा, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, प्रोफेशनल, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के बाद उसकी एक्यूरेसी पे, यानी ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी है या नहीं, ये शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट की शक्ल में अपना ओपिनियन देगा। ये था एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब इसमें जो सबसे अहम चीज है ना, वो ये कि जो प्रैक्टिशनर है वो अपनी रिपोर्ट के जरिए से शेयर होल्डर को अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी के बारे में। प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी के बारे में शेयर होल्डर को अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अश्योरेंस का लेवल एक ही जैसा ही है या अश्योरेंस के डिफरेंट लेवल्स हैं? ये बेसिक क्वेश्चन है। आज का लेक्चर जिस क्वेश्चन के ऊपर खड़ा है वो ये कि प्रैक्टिशनर ने जो कॉन्फिडेंस, जो अश्योरेंस का लेवल देना है शेयर होल्डर्स को, क्या वो हमेशा एक जैसा होगा या कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अश्योरेंस? ये सवाल है। इससे पहले, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई पेपर की प्रिपरेशन की हो, ACCA का पेपर देना, फॉर एग्जांपल कोई F5 F6 F4 है, कोई पेपर देना आपने, और पेपर से पहले आपने डेफिनेटली उसकी तैयारी की होगी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मैं खुद जब स्टूडेंट था तो ऐसा था कि कुछ पेपर्स की तैयारी तो बहुत अच्छी होती थी, कुछ पेपर्स की बाज़ का तैयारी जो है वो 50-50 होती थी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पेपर की तैयारी कैसी है, क्या आप पास हो जाएंगे, तो सम टाइम आप जिस पेपर में आपने ज्यादा तैयारी की होती है ना, उसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं जी बिल्कुल मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन जिसमें आपने तैयारी कोई थोड़ी 50-50 होती है, जिसमें हमारी तैयारी किसी वजह से कुछ नहीं कर सके, तो उसमें भी हम स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि बैक एंड पे हमारी तैयारी कम है, हम इतना श्योर नहीं होते उसके रिजल्ट के बारे में। हम कहते हैं अब हाँ जी तैयारी अच्छी है, हो सकता है पास हो जाएगा, हो जाएगा। कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी जो स्टेटमेंट है उससे पता चल जाता है कि हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जब डेली लाइफ में हम स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, कुछ स्टेटमेंट में हम मोर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ स्टेटमेंट में हम कंपैरेटिवली लेस कॉन्फिडेंट होते हैं। तो क्या उसी तरह सोचिए, ऑडिटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में शेयर होल्डर को जब कहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, क्या वो हमेशा एक जैसे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करता होगा कि कुछ एक होगा मोर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक होगा कंपैरेटिवली लेस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिशनर शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी के बारे में जो एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा वो हमेशा एक लेवल की नहीं होगी, डिफरेंट लेवल की होगी। जब प्रैक्टिशनर ने ज्यादा काम किया होगा तो एश्योरेंस लेवल हाई होगा, जब प्रैक्टिशनर ने निस्बतन कम काम किया होगा, मॉडरेट लेवल का काम किया होगा, तो एश्योरेंस लेवल भी मॉडरेट होगा। आज के लेक्चर का आगाज हम इसी चीज से करेंगे कि एश्योरेंस लेवल की कितनी टाइप्स है। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए ना अल्फाज को हम इस्तेमाल बाद में करेंगे, पहले हम एक छोटी सी डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, उसके जरिए से हम कंसेप्ट को समझेंगे। डायग्राम के जरिए से, फ्लो चार्ट के जरिए से कंसेप्ट को समझना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद हम अल्फाज की तरफ भी चलेंगे कि स्टैंडर्ड क्या कहता है। सबसे पहले डायग्राम फर्ज कीजिए मैं एक एश्योरेंस प्रोवाइडर हूं, प्रैक्टिशनर हूं, अकाउंटेंट हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और मैं अपनी फर्म में बैठा हूं और मेरे पास कुछ शेयर होल्डर्स आए, कहने लगे सर हमारी एक कंपनी है और साल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने रिव्यू करनी होती है, देखनी होती है, लेकिन हमें डर है कि जो मैनेजमेंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रही है इसमें कुछ गड़बड़ है, तो बराए मेहरबानी आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर दीजिए। मैंने कहा जी जरूर आइए, बिल्कुल इसी काम के लिए तो हम बैठे हैं, जरूर चेक करेंगे और चेक करके आपको रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि फाइनेंशियल में ठीक है या नहीं। लेकिन उससे पहले एक चीज बताइए हमें, आपको जो तसल्ली चाहिए, एश्योरेंस चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, तो वो
एश्योरेंस का लेवल, वो सेटिस्फैक्शन का लेवल, कॉन्फिडेंस का लेवल कितना चाहिए, कितना चाहिए। अब वो मेजोरिटी शेयर होल्डर परेशान में कहने लगे सर हमें तो नहीं पता एश्योरेंस के कितने लेवल होते हैं, आप ही बताइए, फिर उसके बाद हम आपको बता देंगे हमारी जरूरत क्या है। अब मैं एज एश्योरेंस प्रोवाइडर शेयर होल्डर्स को बता रहा हूं एश्योरेंस के कितने लेवल होते हैं। सुन लीजिए, मैंने कहा सर पहले चीज, सबसे पहले तो एश्योरेंस का एक लेवल होता है, पहले मैं इसे परसेंटेजेस में आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसके बाद टेक्निकल वर्ड्स में। पहले परसेंटेज नंबर को यूज करेंगे, डायग्राम को यूज करेंगे, कंसेप्ट समझने के लिए। मैंने कहा सर एश्योरेंस के समझ लीजिए आसानी के लिए 3 लेवल हैं। एक है लगभग 75% एश्योरेंस का लेवल, एक एश्योरेंस का लेवल, ये पहली एश्योरेंस है, एक है इसको। एक है एश्योरेंस का लेवल लगभग 95%, ये दूसरी एश्योरेंस है, इसको बी का नाम दे दीजिए। और एक है एश्योरेंस का लेवल 100%, ये तीसरी एश्योरेंस है, इसको सी का नाम दे दीजिए। 75% एश्योरेंस क्या है, अब मैं बता रहा हूं, मैं शेयर होल्डर को समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर अगर आप ये पहले वाली ए वाली एश्योरेंस सेलेक्ट करते हैं ना, जो कि 75% वाली है, 75%, 75, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं एज प्रैक्टिशनर जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी होंगी, इनकी वेरिफिकेशन करना शुरू करूंगा, और मैं लगभग कोई 75% के करीब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन कर लूंगा, कोई 75% के करीब अमाउंट्स की वेरिफिकेशन कर लूंगा। याद रखें ये 75% स्टैंडर्ड में कहीं पे यूज नहीं हुआ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए फॉर द टाइमिंग कंसेप्ट यूज कर रहा हूं मैं, कि लगभग 75% के करीब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करूंगा। कैसे करूंगा भाई, गौर से सुनिएगा तरतीब। मैं क्या करूंगा, मैं प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। अगर आप मुझे कहते हैं कि 75% वाले एश्योरेंस लेवल चाहिए 75, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोसीजर परफॉर्म काम करना शुरू करूंगा, एविडेंस ऑब्टेन करना शुरू करूंगा। याद है एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट हमने स्टडी किया था, हर प्रैक्टिशनर एविडेंस ऑब्टेन करता है, लेकिन कितना एविडेंस ऑब्टेन करता है, ये सवाल अहम है आज के लेक्चर में। ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या है। अगर तो हम लेवल ऑफ एश्योरेंस 75% का ऑब्टेन कर रहे हैं, मैं वही प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करता रहूंगा, ज्यादा एविडेंस मिलता रहेगा, ज्यादा एविडेंस मिलता रहेगा, ज्यादा एश्योरेंस मिलती रहेगी। मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस। ये देखिए, ये जो एश्योरेंस बकेट कहलाता है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम भर रहे हैं। कैसे भरे, अपने प्रोसीजर से, अपने एविडेंस से। जैसे जैसे हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, कभी हम गुड डिस्पैच नोट चेक कर रहे हैं, कभी गुड रिसीट नोट चेक कर रहे हैं, कभी सैलरी शीट चेक कर रहे हैं, कभी डेटर्स को हम कंफर्म करवा रहे हैं, बैलेंस कंफर्म करवा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कभी बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं। ये सारे प्रोसीजर्स हैं, हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस, ये 3 अल्फाज याद रखने आपने, मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस। अच्छा मुझे बताइए, अगर यहाँ पे 50% तक ये आधे के करीब ये भर गया मेरा एश्योरेंस का बकेट, क्या 50% लेवल पे पहुंच के मैं अपना काम बंद कर दूं? नहीं 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 नहीं। अगर मैंने क्लाइंट के साथ एग्री किया है ना कि मैं उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 75% लेवल तक की चेकिंग करके रिपोर्ट दूंगा, तो अगर मैं 50% काम कर लेता हूं और फिर रिपोर्ट देने की कोशिश करूंगा, तो स्टैंडर्ड मुझे कहते हैं आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस अभी ऑब्टेन नहीं किया। आपने अभी क्या ऑब्टेन नहीं किया? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया। मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करे, मजीद एविडेंस ऑब्टेन करे। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि मैंने तो एग्री किया 75% और अभी तो मेरा 50% काम हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं और टेस्टिंग लेवल बढ़ा दूंगा, मैं और प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस। अब फर्ज कीजिए लगभग मैं 75% के करीब पहुंच गया। मुझे बताइए क्या 75% जो मेरा तय हुआ था मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के साथ, मैंने 75% फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेस्टिंग कर ली, तो क्या अब मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया? इसका जवाब है यस, कर लिया। क्यों? यही तय हुआ था और यही काम कर लिया मैंने, तो मेरा काम पूरा हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपना काम कर लिया। अब मैंने जो भी मैंने प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद एविडेंस ऑब्टेन किया है, एविडेंस मतलब एश्योरेंस, प्रोसीजर परफॉर्म करने से एविडेंस मिलता है। जितना ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करते हैं किसी चीज के बारे में, आप उतना ज्यादा श्योर होते हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट में आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे ना, उस सब्जेक्ट के पास होने के बारे में आप उतना ज्यादा श्योर होंगे। तो मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर एश्योरेंस। जब 75% पे पहुंच गया, काम खत्म हमारा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया हमने। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रिपोर्ट तैयार करूंगा और शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट दे दूंगा।
इसमें जो अहम चीज याद रखने वाली है वो ये है कि अगर एश्योरेंस का लेवल 75% है ना, तो इसका मतलब है मैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में 75% कॉन्फिडेंट हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। 25% अभी भी चांस है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई गलती हो, मिस स्टेटमेंट हो। क्या हो? मिस स्टेटमेंट। इसको नोट करके लिख ले साइड पे कहीं कि अभी भी चांस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट हो। ठीक है, इसको कहते हैं रिस्क। रिस्क क्या? रिस्क कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी भी गलत हो सकती हैं। भैया मैं 75% तो श्योर हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि ये ठीक है, लेकिन 25% अभी भी रिस्क है। रिस्क है, क्या रिस्क है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो सकती हैं। रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी मटेरियली मिसस्टेटेड, ये है वो रिस्क। लेकिन चूंकि मुझे शेयर होल्डर्स ने कहा ही यही था कि 75% तक एश्योरेंस लेवल होना चाहिए, तो मैंने 75% लेवल तक ही काम किया। ये है हमारी पहली एश्योरेंस, 75% तक ही। इसका असल नाम स्टैंडर्ड में कुछ हो रहा है जो भी थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराता हूं। फिलहाल कंसेप्ट को समझने की तरफ तवज्जो दीजिए, समझेंगे फिर बाद में हम उसके अल्फाज की तरफ चलेंगे स्टैंडर्डाइज्ड। शेयर होल्डर ने कहा अच्छा ठीक है सर, असल में ये मैनेजमेंट जो है ना ये हमारे साथ बड़े अरसे से काम कर रही है, हमें इसके ऊपर एतमाद है, ब्ला 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 ब्ला, इस तरह की बातें कहेंगे। इसलिए 75% ठीक है, हमें मंजूर है, चले गए। अगला दिन आया, नेक्स्ट डे में एक और कंपनी आई। उस कंपनी के भी शेयर होल्डर आके कहने लगे सर हमने साल खत्म होने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है, बराए मेहरबानी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करें। हमने इस वाली कंपनी के मैनेजमेंट से भी वही सवाल पूछा, क्या कि सर बताइए किस लेवल की एश्योरेंस चाहिए, बताइए कितना कॉन्फिडेंट होने चाहते हैं आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ये जो शेयर होल्डर है इन्होंने भी यही कहा, ये शेयर होल्डर आए हमारे पास, इन्होंने भी यही कहा। इन्होंने कहा सर बताइए जरा कितने लेवल है, हमें तो नहीं पता। तो हमने उसे बताया, हमने कहा सर देखें दुनिया में 3 लेवल होते हैं एश्योरेंस के, एक है 75% एश्योरेंस लेवल, एक है 95% एश्योरेंस लेवल, एक है 100% एश्योरेंस लेवल। अगर आप 75% एश्योरेंस लेवल सेलेक्ट करते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लगभग कोई 75% चेकिंग करेंगे और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या इसमें कोई गड़बड़ है। अगर आप 95% लेवल ऑफ एश्योरेंस चेक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 95% तक चेकिंग करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि गलत है। और अगर आप 100% ऑफ वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, तो हम आपको एक बहुत ही अजीबोगरीब बात बताएंगे। शेयर होल्डर्स कहने लगे नहीं अजीबोगरीब बात छोड़ें और 75% भी छोड़ें, हमें 95% एश्योरेंस का लेवल चाहिए, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है ना ये हमारी नई मैनेजमेंट है, हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा एतबार नहीं है, तो हम चाहते हैं चेकिंग ज्यादा हो, डिटेल में हो। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना भला, अगेन वही मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लिया। कौन सी वाली एंगेजमेंट का एग्रीमेंट किया, 75% वाली, 95% वाली या 100 वाली? 95% वाली, शाबाश। जब 95% वाले का हमने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, फिर हमने क्या करना है भाई, जाहिर है एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे तो फिर एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे ना। प्रैक्टिशनर पहले खुद एश्योरेंस, जो चीज मेरे पास होगी वो मैं आगे दे सकूंगा ना, जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो मैं आगे किसी को कैसे दे सकता हूं। तो पहला टास्क मैंने क्या करना है, मैंने एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। बताइए एश्योरेंस कैसे, अभी याद करवाया था कैसे ऑब्टेन होती है। हम क्या करेंगे, प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से क्या होगा, एविडेंस मिलेगा, एविडेंस मिलने से क्या होगा, एश्योरेंस मिलेगी, कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा काम करते जाएंगे हम उस चीज के बारे में उतना कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। ठीक है, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस। बोले मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस। जी जी बोले, ये जो देख रहे हैं कैमरे की दूसरी तरफ बोले शाबाश शाबाश। आवाज मेरे तक नहीं आएगी लेकिन फील आनी चाहिए। क्या, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस। फिर से अच्छा मुझे बताइए, जब मैं लगभग 75% पे आ जाऊं तो क्या अपना काम खत्म कर दूं? नहीं, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के साथ तय पाया 95% तक का। भाई पिछली वाली एंगेजमेंट में तो 75% पे आके मैंने काम खत्म करके रिपोर्ट दे दी थी, क्योंकि उस एंगेजमेंट में तय ही यही पाया था कि मैंने 75% लेवल तक काम करना है। इस वाली एंगेजमेंट, ये जो अलग एंगेजमेंट है, ये कल वाली से डिफरेंट है। इसमें क्या तय पाया
इसमें 95% लेवल तय पाया इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। तो याद रखें, अगर मैं 75% लेवल तक काम करके इसमें जब क्लाइंट के साथ तय हुआ 95%, 75% तक काम करके रिपोर्ट दे दूंगा, इसका मतलब है मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया। मैंने सफिशिएंट, अभी मुझे इस केस में और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है। तो अब क्या होगा, मोर प्रोसीजर 75% के बाद मजीद काम, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस, मोर प्रोसीजर मोर एविडेंस मोर एश्योरेंस। ये 95% पे जब मैं आ जाऊंगा तब अब मैं अपना काम रोक सकता हूं, क्योंकि 95% ही एग्री हुआ था। तो मुझे बताइए, जब मैंने 95% तक एश्योरेंस हासिल कर ली, तो अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेकिंग करने के बाद रिपोर्ट बनाने लगा हूं। अब रिपोर्ट में मैंने क्या बताना है शेयर होल्डर्स को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या इनमें कोई गड़बड़ है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली स्टेटेड है या इनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये बताना है मैंने। अच्छा मुझे इस बताइए, अगर मैंने 95% लेवल तक चेकिंग कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। ये 5% क्या है, ये 5% अभी भी चांस ऑफ एरर है, ये 95% है एश्योरेंस, ये 75% था एश्योरेंस, ये 25% अभी भी चांस ऑफ एरर है। इस वाली एंगेजमेंट में 95% कॉन्फिडेंस हूं, 5% अभी भी रिस्क है, ऑडिट रिस्क है। कौन सा रिस्क है, ऑडिट रिस्क है। किस चीज का रिस्क, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी भी मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी मटेरियली मिसस्टेटेड, अभी भी चांस ऑफ एरर। लेकिन बहरहाल 75% एश्योरेंस है तो ज्यादा इंश्योरेंस है। शेयर होल्डर ने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगला दिन आया, ये भी एंगेजमेंट पूरी, अगला दिन आया, तीसरी कंपनी, उसके शेयर होल्डर्स आगे कहने लगे सर एश्योरेंस एंगेजमेंट चाहिए। सेम क्वेश्चन हमने पूछा, भैया कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, उन्होंने कहा जी कितने लेवल है, हमने कहा 3, 75%, 95%, 100%। किताबों में 3 लेवल डिस्कस हुए, ने कहा अच्छा 100% हमें चाहिए, हम परफेक्ट एश्योरेंस चाहते हैं। 100% का मतलब क्या है, परफेक्ट एश्योरेंस चाहते हैं, परफेक्ट एश्योरेंस चाहते हैं। हमने कहा भैया परफेक्ट एश्योरेंस आप चाहते हो, परफेक्ट एश्योरेंस चाहते हो, परफेक्ट, क्या दुनिया में कोई चीज परफेक्ट है। अब हम थोड़ा फिलोसोफर बनने लगे हैं, क्या दुनिया में कोई चीज परफेक्ट है, दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। तो जब दुनिया में कोई चीज, कोई इंसान, किसी इंसान का काम परफेक्ट नहीं है, तो फिर क्या हमारा ऑडिट प्रोफेशन भी परफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है हमने उसे कहा नहीं सर, डिस्कशन जरूर हुई है हमारी किताबों में 100% एश्योरेंस की, लेकिन साथ ही एक सबसे अहम चीज लाइन भी लिखी हुई है, क्या, 100% एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनी क्लाइंट्स। क्या लिखा हुआ है, 100% एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनी क्लाइंट। अब ये 100% एश्योरेंस जो है ना, इसको तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं रोक रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए यहां पे, क्योंकि आपके जहन में अगला सवाल अभी आएगा, क्या, कि 100% एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड की जा सकती, ठीक है, क्यों, वाई, क्यों 100% एश्योरेंस, सवाल आ रहा है जहन में, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मैं समझ गया, अभी इसके जवाब की तरफ आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं इन दो को स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, फिर इस तीसरे लेवल ऑफ एश्योरेंस की तरफ जाता हूं। बेफिक्र नहीं, आज के लेक्चर में काम ही यही करना है, ये तीनों लेवल ऑफ एश्योरेंस समझाने आपको, ठीक है। पहले अब मैंने इसको आपको डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन किया, नंबर के जरिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, एग्जाम में इन अल्फाज के साथ नहीं लिखना। अब जरा थोड़ा समझिए, स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड में इस वाली एश्योरेंस को क्या कहते हैं, फिर मैं बताऊंगा स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के वर्ड में इस वाली एश्योरेंस को क्या कहते हैं, और फिर इस वाली एश्योरेंस की डिस्कशन होगी, फिर लेक्चर खत्म, बस इतना ही आज पढ़ना है। पहला लेवल 75, ये जो 75% एश्योरेंस है ना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में इसको 75% एश्योरेंस नहीं कहा गया, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस में कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जिसके साथ हम ऑडिट के साथ अटैच करें और जैसे जैसे हम काम करते जाए ना, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाए, उसकी मेजरमेंट जो है वो बढ़ती जाए और पता चलता है इतने % एविडेंस मिल गया, इतने %। नहीं, प्रैक्टिस में ये सारा काम जजमेंट की बेस पे होता है। समझाने के लिए आपको मैंने नंबर्स को यूज किया, नंबर के साथ समझना आसान होता है, कंपैरिजन करना आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिस में ये सारा ऑडिटर के माइंड में चल रहा होता है कि मैंने कितना एविडेंस हासिल करना है, अब तक कितना हो गया, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हो गया कि नहीं हो गया। प्रोफेशनल जजमेंट 3 चीजें हैं
जिस पर्सन में ये तीन चीजें नहीं है ना, वो ऑडिटर कभी नहीं बन सकता। ऑडिटर बनने के लिए मेहनती होना जरूरी नहीं है। ऑडिटर बनने के लिए पंक्चुअल होना, रेगुलर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छी बातें हैं, जरूर हो तो क्या ही बात है, अच्छी बातें हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। लाजमी चीजें क्या है? तीन। नंबर 1, ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो उस कंपनी से, उन लोगों से जिनका ऑडिट कर रहा है। पहली चीज इंडिपेंडेंट, कल भी पढ़ा था, हल्का सा कंसेप्ट बताया था, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरी चीज प्रोफेशनल जजमेंट, क्योंकि देखिए हर चीज नहीं सिखाई जा सकती। आपके वालिदैन हैं, आपको बड़ा करते हैं, आपको सिखाते हैं जिंदगी के असूल के, बच्चे इस बंदे से इस तरीके से मिलना है, इन लोगों से इस तरीके से ट्रीट करना है, इस सिचुएशन में ये काम करना है। लेकिन जिंदगी बड़ी कम्प्लेक्स है, हमारे वालिदैन हमें हर चीज नहीं समझा सकते। तो फिर क्या करना पड़ता है? जो चीजें वो हमें सिखाते हैं हम उसके मुताबिक काम करते हैं। और फिर क्या करते हैं? बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आती है डिफरेंट होती है, क्या करते हैं? अपनी जजमेंट, अपनी समझबूझ इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ऑडिटर को भी अपनी समझबूझ इस्तेमाल करना पड़ती है। बहुत सी जगहों पे इसे कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। दूसरी चीज प्रोफेशनल, और तीसरी चीज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये तीन चीजें, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कहीं साइड पे लिख ले नोटबुक में। तीन चीजें जो ऑडिटर में होना जरूरी है, इसके बगैर कोई ऑडिटर है ही नहीं। एक चीज भी कम होगी ना, वो ऑडिटर नहीं, उसे ऑडिटर कहलाने का कोई हक नहीं है। क्या तीन चीजें होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ऐसा है कि आप कहेंगे नहीं नहीं सर, हम ऑडिटर को ऐसा तो नहीं समझते थे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब यह है ऑडिटर ने बगैर सबूत के किसी की बात पे एतबार नहीं करना, चाहे उसका भाई क्यों ना उसे कोई बात कर रहा हो, स्टेटमेंट दे रहा हो। ऑडिटर ने बगैर सबूत पे किसी की बात पे एतबार नहीं करना, चाहे वो बात उसका भाई क्यों ना कर रहा हो। एविडेंस की बेस पे हमेशा। स्केप्टिसिज्म का मतलब है हमेशा ऑडिटर ये कहेगा भाई इसको साबित करो, ठीक है तो मैं मानता हूं, सबूत दो तो मैं मानता हूं, ठीक। देखिए जज भी ऐसा ही है, जज के सामने वो फैसला है, वो ये जो अच्छा जज है वो ये नहीं देखा गया सामने मुलजिम है मेरा भाई है कौन है, ये नहीं कहेगा मेरा भाई है, ये तो बेगना है तो कभी कुछ मुझे पता है ये कोई गलत काम नहीं कर सकता। नहीं। अच्छा जज क्या करेगा? हमेशा सबूत की बेस पे फैसला करेगा। तो हमारा रोल होना चाहिए जज की तरह, हमारा रोल वकील की तरह नहीं होना चाहिए। ऑडिटर वकील की तरह नहीं है, ऑडिटर जज की तरह है, इंडिपेंडेंट। एविडेंस मिलेगा फिर ओपिनियन देगा। वकील क्या करता है? फीस दे के कहता है मेरी पार्टी बेगुनाह है, चाहे खुद उसे पता क्यों ना हो 7 कत्ल किए हैं इसने, फिर भी जाहिर प्रोफेशन हर प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? तीन चीजें, क्या क्या? इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो आ जाइए, तो हमने क्या करना है? वापिस आइए, हम यहां 75% पे थे, हमने एविडेंस ऑब्टेन किया 75%। अब 75% वाले एंगेजमेंट को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पता है क्या नाम देते हैं? इसको वो नाम देते हैं, ये है लिमिटेड एश्योरेंस। है ये भी एश्योरेंस, इसमें भी एश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ये कौन सी एश्योरेंस है? लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड, अच्छा लिमिटेड एश्योरेंस को मॉडरेट एश्योरेंस भी कहते हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस भी कहते हैं, नेगेटिव एश्योरेंस भी कहते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस को और क्या नाम देते हैं? मॉडरेट भी देते हैं, नेगेटिव भी देते हैं। अच्छा ये वाली जो एश्योरेंस ना, ये वाली एश्योरेंस, इसको कहते हैं हाई एश्योरेंस। क्या कहते हैं इसको? हाई एश्योरेंस। हाई एश्योरेंस। इस हाई एश्योरेंस को या इसको रीजनेबल एश्योरेंस भी कहते हैं। रीजनेबल इसका ज्यादा फेमस नाम है, इसको हम रीजनेबल दे देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का दूसरा नाम हाई भी है और हाई के साथ साथ पॉजिटिव एश्योरेंस भी है। क्या है? पॉजिटिव एश्योरेंस भी है। ठीक है, ये इसका मतलब। और ये जो 100% वाली एश्योरेंस है, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? इसका ऑफिशियल नेम है एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो 3 लेवल ऑफ एश्योरेंस। कौन को? आइंदा हम जिंदगी में कभी 75% वाली एश्योरेंस नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑफिशियल नाम क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस। कभी 95% लेवल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रीजनेबल एश्योरेंस। 100% नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो ये आगे हमारे, अब लिमिटेड एश्योरेंस के बारे में सुन लीजिए। क्या लिमिटेड एश्योरेंस? ये है मॉडरेट। लिमिटेड एश्योरेंस के बारे में सुनिए, क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस इज मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस which is expressed in negative form of conclusion. क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस इज ए मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस which is expressed in negative form of conclusion.
ठीक है। अब इसकी ड्राफ्टिंग अल्फाज कैसे होते हैं, अल्फाज कैसे होते हैं, यानी रिपोर्ट में जब हमने ओपिनियन देना है, कंक्लूजन देना है, तो उसमें क्या अल्फाज होंगे, उसमें अल्फाज होंगे नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस फॉर दिस पीरियड, वगैरह वगैरह वगैरह। Nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view in accordance with framework for this period for this company। ठीक है, वो रूटीन की इंफॉर्मेशन आएगी। कुछ समझ आई? Nothing has come to our attention that नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। अच्छा चलिए दूसरे एश्योरेंस देखते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस की क्या डेफिनेशन है? कहता है रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। कहता है रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? ये थी मॉडरेट, मॉडरेट। ये क्या है? ये उससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो ये क्या हुई? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। कह रहा है रीजनेबल एश्योरेंस हाई है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट अलग पड़ी है। ये वाली कौन सी रीजनेबल एश्योरेंस है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन क्या है? यानी अगर इसको कैसे हम लिखते हैं, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इन आवर ओपिनियन, ये समराइज कर रहा हूं, समराइज इंफॉर्मेशन आपके सामने। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या होता है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर। नेगेटिव और पॉजिटिव के अल्फाज पे गौर कीजिए। नेगेटिव में क्या था? नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और रीजनेबल एश्योरेंस में क्या है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन क्या है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क, वगैरह वगैरह। अच्छा अब जरा इसको समझिए। एक चीज ध्यान में रखिएगा, लिमिटेड एश्योरेंस में हमने काम कम किया हुआ है, रीजनेबल एश्योरेंस में काम ज्यादा किया हुआ है। छोटी सी एग्जांपल, ये भाईजान है, इन्होंने कोई केस स्टडी, ऑडिट की केस स्टडी मेरे सामने लेके आए, कहने लगे सर ये चेक कर दीजिए केस स्टडी ठीक है कि नहीं। अब मैं अल्फाज पे गौर करना है, मैं आपको ओपिनियन के अल्फाज समझा, इस एग्जांपल के जरिए जो हमारे ओपिनियन के अल्फाज है ना लिमिटेड एश्योरेंस के, वो समझाना चाह रहा हूं। इन भाईजान ने केस स्टडी की, सर चेक कर दीजिए। इन भाईजान ने भी केस स्टडी की, कहा सर चेक कर दीजिए। अब दोनों ने केस स्टडी की। इनकी केस स्टडी चेक करके मैं क्या कह रहा हूं, भाई केस स्टडी ठीक है, अल्फाज पे गौर, केस स्टडी ठीक है। इन्होंने भी केस स्टडी दी, चेक की, चेक करने का वापस करके मैं इनको अल्फाज क्या दे रहा हूं, अल्फाज के चुनाव पे देखिएगा, गौर कीजिएगा। मुझे इसमें गलती नजर नहीं आई। इन भाई को क्या बोला? केस स्टडी ठीक है। इनको क्या बोला? मुझे गलती नजर नहीं आई। जरा अपनी जजमेंट को अप्लाई कीजिए, बताइए किस केस में मैं एज टीचर ज्यादा कॉन्फिडेंट होके स्टेटमेंट दे रहा हूं एक्यूरेसी ऑफ केस स्टडी के बारे में। किस केस में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, बताइए, पहले या दूसरे? पहले वाले में। इसमें ये है पॉजिटिव। इसमें देखिए मैंने घुमा फिरा के बात नहीं की, नेगेटिव बात नहीं की। मुझे गलती नजर नहीं आई, लेकिन नेगेटिव सेंस आ गई ना, यानी मैं ना करके बात कर रहा हूं। नजर, गलती नजर नहीं आई, भाई सीधी बात करो ना, सही है। मैं ये नहीं कह रहा सही है, इनडायरेक्टली मतलब तो वही आ रहा है, लेकिन मेरी कॉन्फिडेंस का लेवल चेंज हो रहा है, लेवल चेंज हो रहा है। इंग्लिश के हिसाब से देखें मतलब वही निकलेगा, लेकिन प्रोफेशन के हिसाब से मेरे कॉन्फिडेंस में, अल्फाज में फर्क है। जब मैं कह रहा हूं पॉजिटिव ओपिनियन दे रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, कौन सा हुआ? पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन हुआ, नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट का लफ्ज नहीं आ रहा। जबकि लिमिटेड इंश्योरेंस में स्टार्ट ही नॉट से हो रहा है, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। बाद में भी नॉट आ गया, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। नथिंग हैज कम टू आवर, हमें कोई ऐसी चीज पता नहीं चली जिससे हमें यह पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है, कुछ स्टूडेंट सिर्फ आधे वाले हिस्से के फोकस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नहीं, ये नहीं कह रहा, कह रहे मुझे कोई ऐसी चीज पता नहीं चली जिससे हमें लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, यानी कह रहा ठीक ही होंगी। क्या कह रहा है? ठीक ही होंगी। फर्क समझ रहे हैं दोनों स्टेटमेंट में? एक जगह पे क्या कह रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, पॉजिटिव एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस। दूसरी जगह पे क्या कह रहा है कि मुझे कोई गलती नजर नहीं आई, नेगेटिव घुमा के कह रहा है, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। दो दफा नॉट आ गया कि नथिंग, स्टार्ट में आ गया कि बाद में ना, नेगेटिव तो हो ही गया ना, नेगेटिव तो हो ही गया।
ये है जी इनके अल्फाज। अब आपको समझ आई होगी लिमिटेड एश्योरेंस को मॉडरेट एश्योरेंस क्यों कहते हैं, समझ आया? ये देखें मॉडरेट काम किया है। रीजनेबल को हाई क्यों कहते हैं, इसकी निस्बत हाई काम किया है। अच्छा अब ये भी समझ आ गई होगी मॉडरेट को लिमिटेड को मॉडरेट तो कहते हैं, समझ आया? नेगेटिव क्यों कहते हैं भला, इसके अल्फाज की वजह से, इसके अल्फाज में नेगेटिव है, नेगेटिविटी है इसके अल्फाज में। रीजनेबल एश्योरेंस को पॉजिटिव एश्योरेंस क्यों कहते हैं, इसके अल्फाज, इसकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है इसमें, इस वजह से। जरा अल्फाज देख लीजिए ताकि आपको जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको आसानी हो इन अल्फाज में। लिमिटेड एश्योरेंस क्या, नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। कैसे? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, हमने रिव्यू किया, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये नथिंग, ये डू नॉट गिव, ये नेगेटिव सेंस, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एबीसी लिमिटेड, कंपनी का नाम है, ये ईयर एंड है दिसंबर 31, 2021, 25 कर लें, एंड इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ये इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस जरूर आपने याद करना है, लिखना है, नोट करना है कि ये ओपिनियन में फ्रेमवर्क होता है, ये हमारा फ्रेमवर्क है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए ज़हन में रखिएगा आईएफआरएस है। और रीजनेबल एश्योरेंस में अल्फाज क्या है, इन आवर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन। यहां पे भी देखिए, यहां पे था रिव्यू, यहां पे ओपिनियन। आहिस्ता आहिस्ता ना अल्फाज में फर्क, एक एक लफ्ज में फर्क, इंशाल्लाह जो टेक्निकल अल्फाज हैं उनमें फर्क आपको समझाऊंगा। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एबीसी लिमिटेड, बाकी रूटीन की बातें, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। देखिए वो यहां से आगे जो है ना, ये फाइनेंशियल पोजीशन आगे, ये सेम है लगभग, फर्क वहीं पे है। गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, ये है जी फर्क लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस। कुछ समझ आया आपको? तो इन चार जरा क्विक रिकैप करते हैं। मुझे बताइए हमारे प्रोफेशन में तीन तरह की एश्योरेंस डिस्कस की जाती है, कौन कौन सी? लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस। कौन सी दो एश्योरेंस हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं? लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस। कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये सवाल आपने पूछना है और मैंने बताना है थोड़ी देर के बाद। लेकिन अभी फिलहाल डिस्कशन का फोकस किसके ऊपर है? रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा तो इनके रीजनेबल एश्योरेंस का दूसरे नाम क्या है? और रीजनेबल एश्योरेंस का हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक, पॉजिटिव एश्योरेंस, और लिमिटेड एश्योरेंस का नेगेटिव मॉडरेट, ठीक है जी। और अल्फा वर्डिंग, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, ये भी आपको फर्क समझ आ गया दोनों में। अच्छा जरा क्विक रिकैप करता हूं। अब आपने आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, लेक्चर चलता रहे, आवाज ओपन रहे, आंखें बंद कर रहे, देखना नहीं अब आपने। और मुझे ये बताइए मैं दोनों में फर्क, अगर आपने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, 6 में से 4 पॉइंट्स बता दिए, इसका मतलब है पास। अभी तक जो समझाना चाह रहा था आपने सारा लगभग समझ लिया। 6 में से 4। पहले मुझे बताइए लेवल ऑफ एश्योरेंस। अच्छा एक चीज और, ये रीजनेबल एश्योरेंस है, ये लिमिटेड एश्योरेंस। आंखें खोल ले आंखें खोल ले, सॉरी भूल गया था कि एक और कांसेप्ट समझाने लगा हूं, अभी आंखें खोल ले। ये लिमिटेड एश्योरेंस है, ये रीजनेबल एश्योरेंस है। जिस एंगेजमेंट में लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाए उसे क्या बोलेंगे? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। आप नोट कीजिए, मैंने आपको लिमिटेड एश्योरेंस की डेफिनेशन बताई है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट की नहीं। लिमिटेड एश्योरेंस अलग लफ्ज है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट अलग लफ्ज है, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं है। क्या भाई? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? ऐसी एंगेजमेंट जिसमें लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। बोले लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? ऐसी एंगेजमेंट। और रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? ऐसी एंगेजमेंट जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। ये हुई ना बात। हमारे सिलेबस में आपको पता है हिस्टोरिकल सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होगा, बताया था कल। हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो पास्ट की ट्रांजैक्शन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई होती है वो। जब हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रीजनेबल एश्योरेंस लेवल की चेकिंग कर रहे हो, इस एंगेजमेंट को, ये रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट हुई ना, इसका एक कॉमन नेम है ऑडिट। ऑडिट क्या है? ऑडिट है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट इन केस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो
तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में लिमिटेड इंश्योरेंस एंगेजमेंट का एक शॉर्ट नेम है रिव्यू। जैसे कुछ होता है ना, प्यार के नाम घर वाले रख देते हैं, सरकारी नाम कुछ और होता है, ऑफिशियल नेम प्यार का नाम। तो अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हो तो इसका प्यार का नाम क्या रखा हुआ है, हमने ऑडिट कर रहे हैं। प्रैक्टिस में जब आप फॉर्म में जाएंगे उसके बाद आप किसी क्लाइंट पे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे ना, कोई आपसे पूछेगा भैया आजकल किधर होते हो, आपने ये नहीं बोलना आजकल मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। ये लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, आपने सिर्फ एक लफ्ज बोलना, क्या ऑडिट कर रहा हूँ भैया, क्या कर रहा हूँ, ऑडिट कर रहा हूँ। और अगर आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, कोई पूछे क्या कर रहे हो आजकल, तो क्या बोलेंगे, रिव्यू कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रिव्यू कर रहा हूं। चलिए, तो इसका मतलब है अगर कभी जल्दी में चलते चलते मैं रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट के बजाय लफ्ज ऑडिट बोल दूं तो पता चल जाएगा आपको कि रीजनेबल वाली बात कर रहे होंगे लिमिटेड की। और अगर रिव्यू का लफ्ज बोल दूं पता चल जाएगा लिमिटेड एश्योरेंस। शाबाश शाबाश, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है रीजनेबल एश्योरेंस की। एग्जांपल क्या बताई मैंने आपको, ऑडिट। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल क्या बताई, रिव्यू। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट की और भी एग्जांपल है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट की और भी एग्जांपल है, हमारे सिलेबस में नहीं है। दिल मेरा कर रहा है एक और एग्जांपल आपको बता दूं। आपको पता है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास की ट्रांजैक्शन की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाते हैं, हम फ्यूचर की ट्रांजैक्शन की बेस पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। पता है क्या है, बजट, फॉरकास्ट भी जिसे बोलते हैं। अगर फ्यूचर के बजट्स बना रहे हो, हमारा क्लाइंट फॉरकास्ट बना रहा है और हमसे कहे सर इसको जरा चेक कर दीजिए, इस पे एश्योरेंस दे दीजिए, तो बताइए फ्यूचर में रिस्क ज्यादा होता है कि कम, अनसर्टेनिटी फ्यूचर में ज्यादा होती है कि कम? तो मुझे बताइए, अगर मैं ऑप्शन दूं आपको, फॉरकास्ट है, बजट है, उसके ऊपर आपने एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, रीजनेबल का लिमिटेड? ये चीज लिमिटेड। तो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट की एक एग्जांपल है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरी एग्जांपल क्या है कि लिमिटेड एश्योरेंस ऑन या रिव्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या रिव्यू ऑफ फॉरकास्ट या रिव्यू ऑफ बजट का ले फॉरकास्ट का ले, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ले, एक ही बात है। जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड में वर्ड, जो टेक्निकल वर्ड है सबसे ज्यादा जो है वो है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर की जो फाइनेंशियल में बनाते हैं ना बजट वगैरह, उनको। जो सबसे सिंपल वर्ड है वो है बजट। वो कोई कंसेप्ट बिल्ड करना है, कुछ भी आप लिख लें, बजट लिख लें, फॉरकास्ट लिख लें, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, दरमियानी लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉरकास्ट। तो अब अब मुझे बताइए, अभी जो कुछ पढ़ाया है उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है, और अगर आपने सही बताया तो आपको 3 मिनट की ब्रेक दी जाएगी। 6 पॉइंट्स हैं, 4 बताने हैं, आंखें बंद, बंद, शाबाश। पहला पॉइंट, लेवल ऑफ एश्योरेंस। बताइए ऑडिट में कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, बोलें, आवाज आनी चाहिए। कैमरे की आवाज नहीं आएगी, वो जज्बात, फील आएगी। कौन सा ऑडिट में, कौन सा? हाँ जी, रीजनेबल। और रिव्यू में कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है? ऑडिट में रिव्यू में लिमिटेड, ऑडिट में हाई, रिव्यू में मॉडरेट, ऑडिट में पॉजिटिव, रिव्यू में नेगेटिव। शाबाश, चलिए ये एक पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा, फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। किस में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन होता है, किस में नेगेटिव? लिमिटेड में नेगेटिव, बेहतरीन। रीजनेबल में पॉजिटिव। आंखें फिर खुल गई, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, उधर नहीं देखा, चलो ठीक है, खोल ले आंखें, लेकिन इधर नहीं देखना, आंखें खोले भाई, कैमरे की दूसरी तरफ, इधर नहीं देख। 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट, वर्क परफॉर्म, ऑडिट या रिव्यू, या दूसरे अल्फाज में रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट को अगर कंपेयर करें, किसमें वर्क ज्यादा परफॉर्म होता है, किसमें कम? रीजनेबल में ज्यादा होता है और रिव्यू में, लिमिटेड में कम होता है। शाबाश, ऑडिट में ज्यादा काम, रिव्यू में कम काम। शाबाश। प्रैक्टिस में कभी प्लानिंग हो रही लगे ना, आपका मैनेजर आपसे पूछे भैया ऑडिट में जाना है कि रिव्यू में, बेफिक्र होकर क्या जवाब देना आपने? रिव्यू में काम कम होता है। ये नहीं कहना ऑडिट में लर्निंग ज्यादा होगी, नहीं, लर्निंग ज्यादा होगी, काम भी ज्यादा होगा। और लर्निंग में छोड़ दें, कंट्रोवर्शियल बातें डिस्कस नहीं करते। वर्क परफॉर्म्ड एक्सटेंसिव ऑडिट में, रिव्यू में लिमिटेड है, कम है, लेस एक्सटेंसिव है। टाइम एंड कॉस्ट, किसमें ज्यादा टाइम चाहिए, किसमें आपकी लेट सीटिंग होगी, किसमें आपकी क्लासेस छूटेंगी, लेक्चर छूटेंगे।
अगर अभी क्वालिफाई नहीं किया हुआ पूरा, किसमें? ऑडिट में, रीजनेबल एश्योरेंस में। और किस में? टाइम पे घर आएंगे, बल्कि कभी कभी जल्दी भी जाया करेंगे, रिव्यू में। ठीक है जी। ऑडिट की क्या एग्जांपल है? स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी अगर पाकिस्तान की बात करें ना, पाकिस्तान की और दुनिया में बाकी कंट्रीज में भी, अक्सर कंट्री में प्रैक्टिस है, जब लिस्टेड कंपनी, बड़ी कंपनी जो होती हैं, पूरा साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ना, उनका ऑडिट होता है, उन पे रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जब वो 6 मंथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, जिसे इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हम बोलते हैं, जिसे हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, उसका रिव्यू करवाते हैं। ठीक है, तो ये यूज केस क्या है? ऑडिट को कहां यूज किया जाता है, किस किस केस में ऑडिट? ऑडिट के सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस की सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? ऑडिट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैट्यूटरी ऑडिट भी रिक्वायर्ड वाला होता है। और रिव्यू की कॉमन एग्जांपल क्या है? कि रिव्यू ऑफ इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरम क्या है? हाफ ईयरली। ओपिनियन की एग्जांपल, किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है तो बता दिया, एग्जांपल दिए, अल्फाज याद है कुछ? क्या? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट के अल्फाज क्या होते हैं ओपिनियन के? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर, ये चीज। और लिमिटेड एश्योरेंस थोड़े से मुश्किल है, लिमिटेड एश्योरेंस के अल्फाज थोड़े से मुश्किल हैं क्योंकि इनडायरेक्ट है ना, ये आप 3-4 दफा पढ़ेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस के 1-2 दफा पढ़ेंगे समझ आ जाएंगे, लिमिटेड एश्योरेंस के आपको 3-4 दफा पढ़ने पड़ेंगे फिर समझ आएंगे। क्या है जी? Nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। आगे टाइम पीरियड, कंपनी का नाम और IFRS। चलिए जी, ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब देखें, यहां पे हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन ज़हन में रखिएगा हमने किया क्या और आपको अभी किस जगह पे छोड़ के जा रहा हूं। हमने आज ये स्टडी किया है, टोटल 3 लेवल ऑफ एश्योरेंस होते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इसमें से 2 को हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को डिटेल में, उसके बारे में बता दिया कौन कौन सा, लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया? ये कभी प्रोवाइड नहीं की जाती क्योंकि दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। 100% का मतलब तो परफेक्ट ही होता है ना कोई इंसान, इसलिए कभी प्रोवाइड नहीं की जाती। और आपने $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा मुझसे, क्या कि सर ये तो आपने बता दिया कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती, अब ये भी बता दीजिए क्यों नहीं की जाती, ये भी बता दीजिए क्यों नहीं की जाती। इस सवाल का जवाब छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, अब चलते हैं हम इस सवाल की तरफ, क्या? Why absolute assurance cannot be provided to client। ठीक है, हमने कहा था दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर दुनिया में, सिर्फ हमारा ऑडिट प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा, कोई भी प्रैक्टिशनर परफेक्ट काम नहीं करता। हर बंदा जाहिर इंसान तागा पुतला है, गलती हो ही जाती है। जैसे दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो 100% गारंटी देता हो कि मैं जो ऑपरेशन करूंगा कामयाब होगा। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान थोड़ी गारंटी दे सकता है। दुनिया का कोई वकील ऐसा नहीं है जो 100% गारंटी दे कि मैं केस लड़ूंगा और केस जीत जाऊंगा। और अगर कोई ऐसा कहता भी है तो जाहिर है वो सही स्टेटमेंट नहीं दे रहा, आप भी समझदार, आपको अंदाजा होगा। दुनिया का कोई टीचर ऐसा नहीं है जो ये गारंटी दे कि मेरे से पढ़ लो 100% गारंटी है कि पास हो जाओगे, नहीं। तो जिस तरह ये डिफरेंट प्रोफेशनल्स है, और भी प्रोफेशनल की एग्जांपल दी जा सकती है, लॉयर, टीचर है, ठीक है, डॉक्टर है, ये अपने प्रोफेशन के बारे में 100% गारंटी नहीं दे सकते, तो एक ऑडिटर भी अपने वर्क के बारे में 100% गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन असल चीज ये नहीं है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, 100% एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, गारंटी नहीं दे सकता। असल चीज ये नहीं, असल चीज ये रीजन कि वो क्यों 100% एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये रीजन जानना है। यस सर। और इसी इन रीजंस को हम कलेक्टिवली कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल। इसे लिमिटेशन या इनहेरेंट लिमिटेशन भी कहते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि वो प्रॉब्लम्स जो दुनिया के हर ऑडिट में बाय डिफॉल्ट मौजूद होंगी, जो चीजें, जो प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट किसी चीज के साथ समझ ले पैदाइशी तौर पे लगी होती हैं,
उसे कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। जैसे हम इंसान है ना, हमारी भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, क्या? हम हमेशा जिंदा नहीं रह सकते, इनहेरेंट लिमिटेशन है। एक और इनहेरेंट लिमिटेशन है, क्या? हम उड़ नहीं सकते। ये क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है? वो चीजें जो अब मैं उड़ नहीं सकता, ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये दुनिया के हर इंसान का, इसीलिए इसे इनहेरेंट लिमिटेशन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन। तो इसी तरह दुनिया के हर ऑडिट में, चाहे वो पाकिस्तान में हो, यूके में हो, यूएस, किसी भी जगह पे हो, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हर ऑडिट में कॉमन है। वो ये ना समझे कि सिर्फ पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में, नहीं 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 नहीं, वो दुनिया के हर मुल्क में, हर ऑडिट, जहां जहां ऑडिट हो रहा है वहां वहां प्रॉब्लम्स है। इसीलिए इनको इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट बोला जाता है। इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब क्या? वो रीजंस जिनकी वजह से ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती, जिनकी वजह से ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 100% चेकिंग, 100% वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, जिनकी वजह से ऑडिटर 100% श्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। वो रीजन क्या कहलाती हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। आइए जरा इनको पढ़ते हैं। अब ये चूंकि अब आपको समझ आ गया होगा, कल मैंने बोला था ना एश्योरेंस और ऑडिट में थोड़ा सा फर्क है, बाद में बताऊंगा। अब आपको समझ आ गया होगा। एश्योरेंस एंगेजमेंट की दो टाइप्स हैं, कौन सी? रीजनेबल और लिमिटेड। रीजनेबल वाली को क्या नाम देते हैं? ऑडिट। लिमिटेड वाली को क्या नाम देते हैं? रिव्यू। तो अब एक छोटी सी इक्वेशन बना लें, एश्योरेंस एंगेजमेंट इज इक्वल टू ऑडिट प्लस रिव्यू। ठीक है, ऑडिट रीजनेबल है और रिव्यू लिमिटेड है। तो अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, यानी वो रीजंस जिनकी वजह से 100% एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हम। पहली रीजन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? सुने, हम मैनेजमेंट को कह रहे हैं, ए मैनेजमेंट, आप मुझे ऑडिटर को कह रहे हैं कि मैं 100% वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता? मुझे ये बताइए, क्या आप अपने काम की गारंटी दे सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% करेक्ट है? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टीमेट्स है, जजमेंट्स है, अनसर्टेनिटीज है। क्या है? एस्टीमेट्स है, जजमेंट्स है, अनसर्टेनिटीज हैं, जिनकी वजह से आप 100% एक्यूरेसी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। भाई आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड किया है, क्या आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं अगले साल इतनी ही प्रोविजन फॉर इतने ही डेटर बैड डेट होंगे? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आपने प्रोविजन फॉर वारंटी रिकॉर्ड की है, क्या आप 100% एक्यूरेसी के साथ ये कह सकते हैं, कसम खा के कह सकते हैं कि अगले साल इतने ही क्लेम आएंगे वारंटी के? डेप्रिसिएशन में बताइए, हर साल इतनी ही डेप्रिसिएशन, ये तो अंदाजा है ना आपका। तो जब लीगल केस, फॉर एग्जांपल आपके खिलाफ लीगल केस पेंडिंग है, क्या आप 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि फ्यूचर में जब उसका फैसला आएगा वो आप केस हारेंगे कि जीतेंगे? नहीं, वो तो हर पेशी पे केस पलटा खाता है। तो जब आप 100% एक्यूरेसी के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में 100% श्योर नहीं हो सकते, तो हमें ये क्यों कहते हैं कि हम 100% आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करें? जब आप 100% एक्यूरेसी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम भी 100% एक्यूरेसी के साथ उसको चेक नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। पहली रीजन ये, क्या रीजन पहली? कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब एस्टीमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, बहुत से एरियाज में, जैसे लीगल केस की एग्जांपल दी मैंने आपको, जैसे एसेट वैल्यूएशन है, या डेटर्स की बात की, फिक्स एसेट की बात की, इन्वेंट्री, वो भी एनआरवी भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पे बेस कर रही होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्री करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होते हैं। इनकी वजह से मैनेजमेंट 100% एक्यूरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर, तो वेरिफिकेशन कैसे? जब प्रिपरेशन नहीं 100% हो सकती, वेरिफिकेशन कैसे 100% हो सकती है? नहीं हो सकती। पहली रीजन समझ आती है जी? ओके। दूसरी रीजन ये थी नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि भाई हमारे ऑडिट प्रोसीजर की नेचर ऐसी होती है कि हम 100% एक्यूरेटली 100% वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। अब वो रीजन सुन लीजिए वन बाय वन। पहली चीज क्या? मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हम रिलाय कर रहे हैं अपने ऑडिट में, हम डिपेंड कर रहे होते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देती है तो हम
काम आगे चलाते हैं। फर्ज कीजिए एक बैंक है, पूरे पाकिस्तान में उसकी 700 ब्रांचेज हैं। मैनेजमेंट ने आपको 690 ब्रांचेज बताई या 10 ने बताई? क्या आप उन 10 ब्रांचेज को पूरे पाकिस्तान में ढूंढ सकते हैं किधर है? नहीं। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट ने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, कंप्लीट ट्रांजैक्शन ही नहीं बताई, क्या आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं कंप्लीटली? नहीं। सम टाइम किस्मत अच्छी हो और प्रोसीजर अच्छे हो तो बाज़ औक़ात हम इस तरह की अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत दफा नहीं भी कर पाते। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। मैनेजमेंट अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, हम भी कंप्लीट ऑडिट नहीं कर सकते। पहली रीजन। दूसरी रीजन, ऑडिटर डज नॉट हैव लीगल पावर टू सर्च। हमारे पास लीगल पावर भी नहीं होती। पुलिस के पास लीगल पावर, पुलिस किसी केस में तफ्तीश कर रही है ना, उसके पास लीगल पावर होती है। उसे अंदाजा हो ना कि भैया इस जगह पे एविडेंस छुपाया गया है, वो क्या करते हैं? वो घर वालों की मर्जी के बगैर भी वो सर्च वारंट लेके तलाशी ले सकते हैं। लेकिन ऑडिटर्स को अगर पता हो ना कि कोई एविडेंस किसी जगह मौजूद है, मैनेजमेंट इनकार कर रही है, मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट, इनकार कर रही है, लेकिन ऑडिटर को पता हो ये इस जगह पे एविडेंस मौजूद है, ये सीएफओ के कमरे में है, क्या ऑडिटर जबरदस्ती सीएफओ के कमरे में जाके तलाशी ले सकता है? इसका जवाब है नहीं। हम लोगों को, हम प्रैक्टिशनर, हमने सर्च वारंट नहीं मिला करते। सर्च वारंट सिर्फ पुलिस को मिला करते हैं। हमारे पास लीगल पावर टू सर्च है, हमारे पास लीगल पावर टू सर्च नहीं है। ठीक है, अगर हमें मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कोई इंफॉर्मेशन देने से, हम जोर जबरदस्ती के जरिए से इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। हाँ, शेयर होल्डर को बता सकते हैं, वो हम बता ही देते हैं। तो ऑडिटर डज नॉट हैव लीगल पावर टू सर्च एविडेंस। फिर every company has weakness in internal control system which can lead to undetected misstatement. internal control system क्या है? कंपनी के काम करने का तरीकाकार। कंपनी, हमारा क्लाइंट जो है ना, जिसका हम ऑडिट कर, क्लाइंट से मुराद क्या है हमारे? डॉक्टर जब कहता है मेरा क्लाइंट, इससे उसकी मुराद क्या होती है? पेशेंट जिसका वो इलाज कर रहा है। हम जब प्रैक्टिशनर कहते हैं हमारा क्लाइंट, इससे मुराद क्या है? वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। तो जो हमारे क्लाइंट कंपनी के काम करने का तरीकाकार होता है ना, उसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। वो बाज़ औक़ात परफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हो सकता है मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाए। छोटी सी एग्जांपल, अगर कंपनी के सीएफओ, सीईओ ने, डायरेक्टर्स ने एक रूल रखा है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाया, इंटरनल कंट्रोल बनाया, क्या कि हमारा जो वेयर हाउस मैनेजर है वो हर मंथ एंड के ऊपर सारा स्टॉक काउंट करेगा और देखेगा कोई स्टॉक मिसिंग तो नहीं है, ताकि अगर कोई स्टॉक चोरी हो रहा है तो फौरी तौर पे पता चलता जाए। लेकिन वेयर हाउस मैनेजर ना खुद स्टॉक कर रहा है, ना किसी और को असिस्ट कर रहा है स्टॉक काउंट करवाने में। वो नहीं कर रहा हर महीने स्टॉक काउंट। हालांकि उसे देखना चाहिए कि क्या मेरा बुक्स का बैलेंस, मेरा फिजिकल का बैलेंस मैच करता है। अब अगर फर्ज कीजिए अगर वो स्टॉक काउंट नहीं कर रहा हर मंथ एंड पे, और कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो चोरी कर रहा है इन्वेंट्री, क्या पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वो मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड ही रहेगी महीनों तक, बल्कि बाज़ औक़ात साल तक। तो हमने मैनेजमेंट से क्या, ए मैनेजमेंट तुम हमारे ऑडिट में उंगली उठाते हो, तुम लोगों का अपना सिस्टम कौन सा परफेक्ट है? ठीक है, कभी काम सही करते हो, कभी काम सही नहीं करते। कभी तुम्हारे सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल सही होते हैं, जब वो कुआ हो तो पता चलता है ये वही सीसीटीवी कैमरा खराब थे। तो मैनेजमेंट का बाज़ का अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी, उसमें वीकनेस होती है, जिसकी वजह से कुछ मिस स्टेटमेंट्स अनडिटेक्टेड रह जाते हैं। और फिर फ्रॉड इन्वॉल्विंग कोलिजन और सीनियर मैनेजर। बाज़ का ऐसा होता है कुछ लोग जानबूझ के फ्रॉड करते हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ना आपको थोड़ा टेक्निकल साइड पे लेके जा रहा हूँ। मैंने एक लफ्ज़ आपको आज ही के लेक्चर के दरमियान में कहीं लिखवाया था, कहा था लिख लीजिए मिस स्टेटमेंट, कि हमने क्या देखना है एज ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट ना हो। अब ये मिस स्टेटमेंट जो है ना, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती है। मिस दो तरह की हो सकती है। अगर ये गलती अनजाने में की जाए इसे बोलते हैं एरर, अगर ये गलती जानबूझ के की जाए इसे बोलते हैं फ्रॉड। हम एज ऑडिटर बताइए,
हम सिर्फ एरर्स के ऊपर फोकस करते हैं कि फ्रॉड्स के ऊपर भी फोकस कर रहे होते हैं कि दोनों में से जो भी अगर है तो रीजनेबल प्रोसीजर से सामने आ जाए, दोनों के ऊपर फोकस कर। लेकिन याद रखें, एरर को डिटेक्ट करना आसान है, फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल है। क्यों भला? क्योंकि एरर हो जाता है, फ्रॉड किया जाता है। एरर अचानक होता है, फ्रॉड बकायदा प्लानिंग के जरिए, कोलूजन के जरिए से किया जाता है। तो याद रखिए, फ्रॉड पे एक रिसर्च हुई, रिसर्च का एक मैं छोटा सा आपको उसका आउटकम बताता हूं। रिसर्च में यह पता चला कि जिस फ्रॉड में जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो ना, उसे कहते हैं कोलूजन। ज्यादा लोग मिलकर अगर अच्छा काम करें उसे कहते हैं यूनियन। बचपन में पढ़ते हैं ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनिटी। ज्यादा लोग मिलकर अच्छा काम करें उसे कहते हैं यूनियन। ज्यादा लोग मिलकर बुरा काम करें उसे कहते हैं कोलूजन। फ्रॉड चूंकि कोलूजन है, तो जब जितने ज्यादा लोग मिलकर फ्रॉड करेंगे और जितने सीनियर लेवल के लोग फ्रॉड करेंगे, फ्रॉड को डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम मैनेजमेंट से ये कह रहे हैं, भाईजान आपके अपने लोग 2 नंबर तो आपके अंदर है, काली भिड़े आपके अंदर है, और ऊपर से नीचे तक सारे मिले हुए हैं। एक से पूछते हैं वो भी झूठ बोलता है, दूसरे से पूछते हैं वो भी झूठ बोलता है। कोई तो सच बोले, हमें बताए तो हम उसको फिर चेकिंग करके तय तक पहुंचे फ्रॉड की। सारे मिले हुए हैं, अक्सर मिले हुए हैं। तो अगर कोई फ्रॉड होगा, उसमें जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे और जितने सीनियर लोग इन्वॉल्व होंगे, उसे डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए भी हम ऐसे फ्रॉड जो नॉर्मल तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, उसको फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जो छोटे मोटे फ्रॉड हो ना, जो कच्चे बंदे ने किए हो, वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। जो पक्के बंदों ने, तजर्बेकार बंदों ने फ्रॉड किए हो ना, सीनियर लोगों ने, वो तो मुश्किल हो जाता है। इस वजह से भी हम 100% वेरिफिकेशन नहीं कर पाते। और क्या रीजन है? मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। इसमें ये थोड़ा सा, इसमें बात कुछ बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए समझ लीजिए। परसुएसिव एविडेंस कौन सा है? तीन टर्म्स हैं, लेस देन परसुएसिव और कंक्लूसिव। इन तीनों को पहले मैं मिसाल से समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा यहां पे इनका लिंक क्या है। ये भाईजान गाड़ी पे आए, मैंने इनसे पूछा, ये गाड़ी आपकी है? इन्होंने कहा जी सर मेरी है। मैंने इसके ऊपर एतबार कर लिया, एविडेंस, इंक्वायरी की एविडेंस है, मैंने इसके ऊपर एतबार कर लिया। यह है लेस देन परसुएसिव एविडेंस, ऐसा एविडेंस जो बहुत ही थोड़ा सा है, जिसके ऊपर मुझे एतबार नहीं कर। अब देखिए, अगर मुझे किसी ने कहा भाई जाके जरा चेक करो ये गाड़ी इसी की है कि नहीं, और मैं इससे पूछ रहा हूं क्या ये गाड़ी आपकी है? इन्होंने कहा आपकी। मैंने कहा जी सर इन्हीं की है सर। क्या ये मेरे प्रोसीजर रीजनेबल हैं? क्या मैंने रीजनेबल एविडेंस इकट्ठा किया? नहीं किया। इसको कहते हैं लेस देन परसुएसिव। इसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल पे ऊपर परसुएसिव एविडेंस। परसुएसिव एविडेंस वो होता है जिसे हासिल करने के बाद ज्यादातर लोगों की तसल्ली हो जाए कि ये चीज ऐसी ही है। अगर मैं सिर्फ इंक्वायरी करके एतबार कर लेता तो लेस देन परसुएसिव। हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। आपने सिर्फ इंक्वायरी करके कभी भी ऑडिट कंप्लीट नहीं करना, इंक्वायरी के साथ दूसरे प्रोसीजर जरूर परफॉर्म करने हैं, क्योंकि इंक्वायरी क्या है? लेस देन परसुएसिव एविडेंस। अब दूसरी एग्जांपल सुने। मैंने इनसे कहा भाईजान गाड़ी आपकी है? मैंने कहा मेरी है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होंगे, जब मुझे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स तो दिखाएं। इन्होंने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन पे गाड़ी का नंबर है, चेसिस नंबर वगैरह है, और इनका ऊपर नाम लिखा हुआ है। अब ये चेक करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये गाड़ी इनकी है। बताइए, अब जो मैं जिस सबूत की, जिस एविडेंस की बेस पे इस नतीजे पे पहुंचा कि गाड़ी इन्हीं की है, वो क्या है? वो लेस देन परसुएसिव है कि कंक्लूसिव है? परसुएसिव है। क्यों? क्योंकि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स देख के कि ये इस बंदे के नाम पे है, ज्यादातर लोगों का यकीन हो जाएगा इस बात पे कि गाड़ी इसकी है। लेकिन अगर आप देखें ना, सोचें थोड़ा सा, तो ये जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी के, ये जाली भी तो बन सकते हैं भाई। जब पासपोर्ट जाली बन सकता है, आईडी कार्ड जाली बन सकते हैं, गाड़ी के कागजात क्या मुश्किल है? जाली तो इसका मतलब है ये परसुएसिव एविडेंस जरूर है, कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव कहते हैं परफेक्ट एविडेंस को, ऐसे एविडेंस को जिसके बाद शक शुबे की कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, जैसे इस केस में परसुएसिव एविडेंस क्या होगा? मैं जो मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का इदारा,
वहां पे जाऊं, वहां पे इस गाड़ी का नंबर दूं और उनसे पूछूं आप अपने रिकॉर्ड में चेक करके बताइए इस गाड़ी का ओनर कौन है। यह है कंक्लूसिव एविडेंस। याद रखिए हमारे अब असूल बताने लगा हूं। हमारा जो मोस्ट ऑफ द एविडेंस परसुएसिव होता है रादर देन कंक्लूसिव, यानी कंक्लूसिव नहीं होता। इसमें आपको बड़ा रूल बताया जा रहा है ऑडिट का, क्या कि हमने अपने ऑडिट में परसुएसिव एविडेंस ऑब्टेन करना है, कंक्लूसिव एविडेंस ऑब्टेन नहीं करना। कंक्लूसिव एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, परसुएसिव एविडेंस रिक्वायर्ड है, कंक्लूसिव एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेस देन परसुएसिव एक्सेप्टेबल नहीं, परसुएसिव एक्सेप्टेबल है, कंक्लूसिव रिक्वायर्ड नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस पता है किन केस में रिक्वायर्ड होता है? लीगल केसेस में। जब डिस्प्यूट केस अदालत में जाता है ना और अदालत ने फैसला करना होता है गाड़ी किसकी है? तो फिर अदालत किस बेस पे फैसला करेगी? कंक्लूसिव। वहां पे फिर वो चेकिंग करवाते हैं गवर्नमेंट की तरह। हमारे लिए अगर कोई करना चाहे ना ज्यादा काम तो कर ले, रोकता नहीं है स्टैंडर्ड, लेकिन क्या कहता है? रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी फारिग बैठे हैं, जिंदगी से आवाज आ रहे हैं, आपको कोई और काम ही नहीं दुनिया में, तो फिर करते नहीं ज्यादा काम, जितना मर्जी करते हैं, कोई रोकेगा थोड़ी। ठीक है, तो ये बात समझ आई। मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज ऑडिट में मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव, यानी कंक्लूसिव नहीं है, परसुएसिव है। डन जी, आगे चलते हैं। टाइम लिमिट, टाइमलाइन एंड कॉस्ट बेनिफिट। हमारे ऑडिट को एक रीजनेबल कॉस्ट और रीजनेबल टाइम में मुकम्मल होना चाहिए। जैसे हम शेयर होल्डर्स के लिए ऑडिट कर रहे हैं, तो हम अगर शेयर होल्डर को कहे शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है पूरे साल की, हम ऑडिट भी साल लगा के करेंगे पूरा। शेयर होल्डर कहेंगे भाई हमने जो डिसीजन मेकिंग करनी है ना, टाइमली होना जरूरी है, साल बाद कोई डिसीजन टाइम ही निकल जाना है, हमने क्या डिसीजन करना है, बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमें शेयर होल्डर को टाइमली इंफॉर्मेशन देनी होती है, नॉर्मली 3-4 महीने के अंदर अंदर ईयर एंड के बाद। और फिर अगर फर्ज करें कोई क्लाइंट आपके पास आया, भाई ऑडिट कर दीजिए, हमने कहा ठीक है, फीस कितनी होगी? अभी फीस होगी 20 लाख। 15 लाख मेरा प्रॉफिट है, अब 20 लाख आपको फीस दे दूं, मैं किधर जाऊंगा? उससे अच्छा मैं ऑडिट ना ही करवाऊं। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने जो स्टेक होल्डर शेयर होल्डर है उनकी नीड्स को सामने रखते हुए नंबर 1 कॉस्ट भी कम रखनी पड़ती है, नंबर 2 कम वक्त में अपना ऑडिट कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, एक रीजनेबल टाइम में कंप्लीट करना पड़ता है। इसका यह मतलब नहीं है, टाइम प्रेशर का यह मतलब नहीं है कि आप जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर है वो ही ना करें, नहीं 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 नहीं। टाइम प्रेशर का मतलब क्या है कि आपको वो काम थोड़ा जल्दी करने और थोड़ा तरीके से करने। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन को यानी एक रीजनेबल वक्त में 3-4 महीने में और एक रीजनेबल कॉस्ट में ऑडिट कंप्लीट करने के लिए फिर ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? 100% चेकिंग नहीं करनी पड़ती। ऑडिटर क्या करते हैं फिर? 100% टेस्टिंग नहीं करते। फिर ऑडिटर क्या करते हैं? सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग में क्या करते हैं? 100% से कम ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करते हैं और फिर उनकी बेस पे ओपिनियन देते हैं कि फाइनेंशियल में ठीक है कि गलत। फिर उनका फोकस हर ट्रांजैक्शन नहीं है, उनका फोकस बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन है, उनका फोकस रिस्की ट्रांजैक्शन है जिसमें रिस्क ज्यादा है, उनका फोकस सैम्पलिंग है। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन का सबसे बड़ा जो इफेक्ट आता है ना वो ये, हम फिर 100% टेस्टिंग नहीं करते। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से हम फिर सैम्पलिंग करते हैं, सैंपल बेस पे काम करते हैं। सैम्पलिंग का मतलब क्या है? 100% से कम ट्रांजैक्शन चेक करना। हम फिर सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, कुछ को करते हैं कुछ को नहीं करते। किनको करते हैं भला? जिनमें रिस्क ज्यादा हो, जिनकी अमाउंट ज्यादा हो, उनको। तो जब हम 100% ट्रांजैक्शन चेक ही नहीं कर रहे सैम्पलिंग कॉस्ट टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से, तो फिर हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये है जी हमारी रीजन। किस चीज की रीजन? लिमिटेशन। किस चीज की लिमिटेशन? कि व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, जिसको एक और भी नाम दिया जाता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो बताइए इन सारी रीजन की वजह से, वैसे तो एक रीजन भी हो ना तो समझ लग जाती है हमें कि 100% एश्योरेंस क्यों नहीं हम दे रहे, लेकिन सारी रीजन, हर रीजन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। ठीक है, कितनी रीजन होगी? 1 2 3 4 5 6 7 6-7 रीजन होगी। इन सारी रीजन की मौजूदगी में ये साबित होता है, क्या साबित होता है? हम एज प्रैक्टिशनर कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटेड तो कर सकते हैं, रीजनेबल तो कर सकते हैं।
क्लियर जी? तो क्विक रिकैप करते हैं आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कितने लेवल ऑफ एश्योरेंस होते हैं, टोटल 3 है, लिमिटेड, रीजनेबल और एब्सोल्यूट। लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो जो किताबों में डिस्कस होते हैं वो 2, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट और रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। फिर इसके बाद हमने सीखा कि लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में कम काम किया जाता है, रीजनेबल एश्योरेंस में ज्यादा, ठीक है। और एविडेंस लिमिटेड एश्योरेंस में कम है, रीजनेबल एश्योरेंस में ज्यादा। एश्योरेंस लेवल लिमिटेड एश्योरेंस में निस्बत मॉडरेट है, रीजनेबल में ज्यादा। और अगर रिस्क की बात करें, रिस्क तो वो लिमिटेड एश्योरेंस में ज्यादा है, क्योंकि एश्योरेंस कम तो रिस्क ज्यादा। और रीजनेबल एश्योरेंस में हाँ, एश्योरेंस ज्यादा है तो रिस्क कम है। और अहम चीज, लिमिटेड एश्योरेंस क्या है? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव फॉर्म। रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। और फिर हमने इसके अल्फाज भी, ओपिनियन के अल्फाज भी स्टडी किए थे। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव। और रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इनको डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमने स्टडी किया था वो ये कि क्यों ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता ना, ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये था। तो हमने कुछ रीजंस पढ़ी कि क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, क्यों नहीं कर सकता। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या पढ़ा था? एस्टीमेट, जजमेंट, अनसर्टेनिटी या फाइनेंशियल में प्रिपरेशन में, इसलिए। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में क्या पढ़ा? मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारे पास लीगल पावर टू सर्च नहीं है, फ्रॉड है, कोल्यूजन है, जिसकी वजह से डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है फ्रॉड्स वगैरह को। इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस, मैनेजमेंट के अपने इंटरनल सिस्टम में वीकनेसेस होती हैं, जिनकी वजह से कुछ मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाती हैं। और क्या था फिर इसके बाद? पांचवी भी थी, पांचवी, मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन। इसको हमने एग्जांपल, 3 एग्जांपल के साथ समझा। लेस देन परसुएसिव की एग्जांपल, इंटर रिलेटेड थी, परसुएसिव और फिर कंक्लूसिव। और फिर इसके बाद लास्ट में टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? सैम्पलिंग करनी पड़ती है। सैम्पलिंग का मतलब क्या है? 100% ट्रांजैक्शन को नहीं वेरीफाई करना, बल्कि सैंपल को, चंद एक, लेस देन 100%, चंद आए, मतलब 100% को नहीं, 100% से कम को सेलेक्ट करना है। कम कितना ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये कम कभी 90% होता है, कभी 70, कभी 50, कभी 30 भी होता है, लेकिन 100% से कम होगा, ठीक है। और जब हम 100% से कम आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो फिर हमारा फोकस कौन सी आइटम के ऊपर बढ़ जाता है कि कौन सी आइटम सेलेक्ट हो जो रिस्की है, जिनमें मिसस्टेटमेंट का चांस ज़्यादा है, जो सिग्निफिकेंट है, मटेरियल जिनकी अमाउंट ज़्यादा है, वो। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, अब सुन लीजिए आपने करना क्या है। स्टेप नंबर 1, आपने 3 काम करने हैं डेली बेसिस के ऊपर। एक काम आपने कर लिया, क्या? लेक्चर देख लिया। स्टेप नंबर 2 क्या करना है? आपने या तो जो बुक यूज कर रहे हैं, स्टडी टेक्स्ट, आईकैप की, ACCA का स्टडी हब भी है, वहां पे बुक मौजूद है। दूसरा, कैप्लन की बुक अगर आप यूज कर रहे हैं वहां से। तीसरा, अगर आप हमारे नोट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप नोट्स को भी यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, इंशाल्लाह सफिशिएंट हो गया, तो वहां से अब रीडिंग करनी है। स्टेप नंबर 1 लेक्चर लिया, स्टेप नंबर 2 बुक में से जाके उसकी रीडिंग की, ताकि पता चले कि क्या जो हमने जो सुना है वो हमें समझ आ रहा है। क्योंकि किताब में सेलेक्टेड कंटेंट होता है, वो जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, वो चीज़ जो आपने एग्जाम में लेके जानी है। लेक्चर में तो बाज़ औक़ात हम कुछ चीज़ें समझाने के लिए ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, जो आपका नोट्स या टेक्स्ट होता है वो एग्जाम फोकस्ड होता है, उसको रीड करना है। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? रीड करने के बाद आपके LMS के ऊपर आपको क्विज दिया गया है डेली, हर लेक्चर के साथ आपने उस क्विज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। ये तीनों काम कर लिए और क्विज में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे मार्क्स से मुराद कोई 70% के लगभग आ गए अगर, तो इसका मतलब क्या होगा? आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लिया है। एग्जाम में अगर इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आता है, आप उसे अटेम्प्ट करने के काबिल है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करें।